जय विज्ञान जय संविधान। आपने पिछले वीडियो में भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक संक्षिप्त विवरण सुना था, देखा था। मैं उसी सीरीज को लगातार कंटिन्यू करते हुए आपके बीच डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से उपस्थित हूं। आज अभी हम लोग ये जानेंगे कि वहां से आगे भारत की ये जो पोजीशन है, जो स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में, भारत पहले नंबर से किस प्रकार 33वें नंबर पे आ गया, ये जानने की जरूरत है विश्व में। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच पुनः कुछ तथ्य पेश करने की कोशिश करता हूं। हालांकि शिक्षा का ये विषय इतना बड़ा है, 2 वीडियो में सम्मिलित करना संभव नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास आपके लिए कर रहा हूं। तो आपने देखा था कि भारत शिक्षा के प्रति कितना सजग था। आधुनिक भारत में शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई। उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए। प्रारंभ में मद्रास ही उनका कार्य क्षेत्र रहा। धीरे धीरे कार्य क्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। 150 वर्षों के बीतते बीतते व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य करने लगी। 1781 में कलकत्ते में कलकत्ता मदरसा और 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित किए गए। कंपनी अब अपने राज्य के भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता को समझने लगी। 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया। लॉर्ड मैकाले के तर्क वितर्क के बाद 1835 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक ने निश्चय किया कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य, यूरोपीय इतिहास, विज्ञान इत्यादि की पढ़ाई हो, और इसी में 1813 का जो ऑर्डर था उनमें अनुमोदित धन का व्यय किया जाए। पाश्चात्य रीति से शिक्षित भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुधरते देख जनता इधर झुकने लगी। अंग्रेजी विद्यालयों में अधिक संख्या में विद्यार्थी प्रवेश लेने लगे, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े भारतीयों की सरकारी पदों पर नियुक्त करने की नीति की सरकार ने घोषणा कर दी। सरकारी प्रोत्साहन के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा को पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत सहयोग भी मिलता गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ अधिक कर्मचारियों की और चिकित्सकों, इंजीनियरों और कानून जानने वालों की आवश्यकता पड़ने लगी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेजों की स्थापना होने लगी। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी सावित्रीबाई को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम तो अवश्य रुका, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए कई स्कूल खोल दिए। स्त्री शिक्षा पर अब ध्यान दिया जाने लगा। 1853 में शिक्षा की प्रगति की जांच के लिए एक समिति बनी। 1854 में बोर्ड के शिक्षा संदेश पत्र में समिति के निर्णय कंपनी के पास यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेज दिए गए। संस्कृत, अरबी, फारसी का ज्ञान आवश्यक समझा गया। औद्योगिक विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। प्रांतों में शिक्षा विभाग, अध्यापक प्रशिक्षण, नारी शिक्षा इत्यादि की सिफारिश की गई। 1857 में स्वतंत्रता युद्ध छिड़ गया, जिससे शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ी। अब 1857 में ये जो युद्ध छिड़ा, हालांकि ये तो स्वतंत्रता के लिए था, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या थे?
ये हमको आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित रही, उच्च शिक्षा की प्रगति उन्नति होती गई। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा की दशा की जांच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए 1882 में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित सुझाव दिए। आयोग के सिफारिशों से भारतीय शिक्षा में उन्नति हुई। 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहू जी महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनाए। इससे उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी। 1894 से 1922 तक पिछड़ी जातियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए अलग अलग सरकारी संस्थान खोलने की पहल की गई। यह अनूठी पहल थी उन जातियों को शिक्षित करने के लिए जो सदियों से उपेक्षित थी। इस पहल में दलित, पिछड़ी जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए खास प्रयास किए गए थे। वंचित और गरीब घरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। 1920 में नासिक में छात्रावास की नींव रखी। साहू जी महाराज के प्रयासों का परिणाम उनके शासन काल में ही दिखने लग गया था। साहू जी महाराज ने जब देखा कि अछूत पिछड़ी जाति के छात्रों की राज्य की स्कूल और कॉलेजों में पर्याप्त संख्या है, तब उन्होंने वंचितों के लिए खुलवाए गए पृथक स्कूल और छात्रावासों को बंद करवा दिया और उन्हें सामान्य छात्रों के साथ ही पढ़ने की सुविधा प्रदान की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नरेश की छात्रवृत्ति पर पढ़ने के लिए विदेश गए, लेकिन छात्रवृत्ति बीच में ही रोक दिए जाने के कारण उन्हें वापस भारत आना पड़ा। इसकी जानकारी जब छत्रपति साहू जी महाराज को हुई तो महाराज ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग दिया। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया था, जिसमें 152 प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। इसमें कोई भी भारतीय नहीं बुलाया गया था और न सम्मेलन के निर्णयों का कभी प्रकाशन ही हुआ। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कॉलेजों की शिक्षा, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन इत्यादि विषयों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव उपस्थित किए। इस आयोग में भी भारतीय नहीं था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। पुरातत्व विभाग की स्थापना से प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्रियों का संरक्षण होने लगा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ते में जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और नेशनल कॉलेज स्थापित हुआ, जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी तभी हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। आयोग ने शिक्षकों का प्रशिक्षण, इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों का संगठन, शिक्षा का माध्यम, ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ते में कॉलेजों की व्यवस्था, वैतनिक कुलपति, परीक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा आदि विषयों पर सिफारिशें की। बंबई, बंगाल, बिहार, असम आदि प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा कानून बनाए जाने लगे। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति होती गई। 1916 तक भारत में मात्र 5 विश्वविद्यालय थे। अब 7 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, ओस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में और लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुए। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गौड़ीय विश्वविद्यातन, तिलक विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया
इस्लामिया आदि राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। शिक्षा में व्यवहारिकता लाने की चेष्टा की गई। दिल्ली 1922 में, नागपुर 1923 में, आगरा 1927 में, आंध्र प्रदेश 1926 में और अन्नामलाई 1926 में ये सारे विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बम्बई, पटना, कलकत्ता, पंजाब, मद्रास और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया गया। कॉलेजों की संख्या में वृद्धि होती गई। शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा तथा अपराधियों की शिक्षा में भी उन्नति होती गई। अगले शासन सुधार के लिए साइमन आयोग की नियुक्ति हुई। हर्टाग समिति इस आयोग का एक आवश्यक अंग थी। इसका काम था भारतीय शिक्षा की समस्याओं की संपूर्ण जांच करना। समिति ने रिपोर्ट में 1918 से 1927 तक प्रचलित शिक्षा के गुण और दोष का विवेचन किया और सुधार के लिए निर्देश दिया। 1930 से 1935 के बीच संयुक्त प्रदेश में बेकारी की समस्या के समाधान के लिए समिति बनी। 1937 में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो 1938 में बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई, यानी बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा। 1945 में इसमें परिवर्तन किए गए और परिवर्तित योजना का नाम रखा गया नई तालीम, यानी न्यू एजुकेशन। इसके 4 भाग थे: पूर्व बुनियादी, बुनियादी, उच्च बुनियादी और वयस्क शिक्षा। भारतीय तालीमी संघ यानी भारतीय शैक्षणिक संघ पर इसका संचालन का कार्यभार छोड़ दिया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते सार्जेंट योजना का निर्माण हुआ। आजादी के बाद राधाकृष्ण आयोग 1948-49 में, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको मुदलियार आयोग कहते हैं 1953 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में, कोठारी आयोग 1964 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में एवं नवीन शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय समय पर सही दिशा देने के लिए गंभीर कोशिश की गई। 1920 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार 33वें स्थान पर पहुंच गया। इतने गंभीर प्रयासों के बाद भारत विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्थान से 33वें स्थान पर पहुंच गया। अब आप सोच सकते हैं कि ये गंभीर प्रयास किनके द्वारा और किस दिशा में चल रहा था। तो चिंतन मनन करते रहिए। अब हम आगे बताने जा रहे हैं कि इन्हीं बिंदुओं को लेकर के और माता सावित्री बाई फूले, माता फातिमा शेख जयंती सप्ताह समारोह का जो आयोजन किया जा रहा था, 5 जनवरी 2022 को जैता जानकी नगर में, तहसील जमुनहा, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का महत्व विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी। और इस संगोष्ठी की मुख्य अतिथि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अरुणाचल प्रदेश एवं पूर्व डीआईजी सुश्री मैडम सोनम यूड्राम थी तथा पुणे से पधारे सोशल वर्कर एवं सेवानिवृत्त जज माननीय शिवदास नारायण महाजन जी थे। अध्यक्षता राष्ट्रीय लेखक, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बदलाव संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर पवन जी ने किया। सम्मानित अतिथियों के अलावा पूर्व डीजीसी सिविल श्रावस्ती एडवोकेट एमआर मौर्य, एनपी मौर्य, राजीव पटेल, कमलेश कुमार, रमेश सिंह चौहान उर्फ संत जी, अध्यापक संतराम वर्मा जी, विमल वर्मा, प्राचार्य जसवंत कुमार चौधरी जी, माननीय ननकौ प्रसाद मौर्य जी, अश्वनी कुमार वर्मा आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात कॉलेज के प्रबंधक माननीय तेज प्रकाश पटेल जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वीपी स्मारक कॉलेज जैता जानकी नगर में संगोष्ठी संपन्न होने के पश्चात जमुनहा ब्लॉक में ही ग्राम पंचायत लाल बोझा दरवेश गांव में स्थित जसकाई राम दुलारे बौद्ध मौर्य बौद्ध विहार में मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत एवं सम्मान ग्रामवासियों ने किया। उसके उपरांत
मुख्य अतिथि माननीय सोनम यूड्रान जी के आगमन की जानकारी होने पर भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकत्रित हो गए। तो ग्रामवासियों के अनुरोध पर माननीय मुख्य अतिथि महोदया तथा अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय संस्था बदलाव के अध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर पवन जी के साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी ग्रामवासियों को संबोधित किया। इस प्रकार शिक्षा के महत्व विषय पर इस संगोष्ठी का एक समापन हुआ तथा लोगों में एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार भारत विश्व में नंबर 1 से 33वें नंबर तक पहुंच गया। ये कौन सा प्रयास था, कैसा प्रयास था, इसके बारे में गहन विचार होना चाहिए। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय विज्ञान, जय संविधान।